डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए थे और हमने उनको वेरीफाई किया यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल्स। आज हम आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो पहली बात तो इसमें यही है कि रिफ्रैक्शन आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है और यू आर नोइंग इट कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि इट इज़ द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन और इसके दो लॉज होते हैं। अब आपको बचपन की यादें होंगी जब आप 9th 10th में पढ़ा करते थे रिफ्रैक्शन के बारे में कि जब आप पेंसिल को पानी में डालते हैं तो पेंसिल हमें पानी के अंदर टेढ़ी नज़र आती है। दिस इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो दो लॉज आप पढ़ा करते थे उस टाइम के ऊपर वो हम आपको याद करवा रहे हैं कि पहला लॉ था कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। तो ये मैं आपको ये राइट हैंड साइड पे ये फिगर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ एक रे ऑफ लाइट है जो ए से स्टार्ट हो रही है और ये किसी ऐसे सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है जो कि दो मीडिया को सेपरेट करता है। जैसे मान लो कि ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे वाला मीडियम हमारा वाटर है। तो ये रे जो है ए से ओ की तरफ चलेगी और ओ के ऊपर ये हमारी बाउंड्री को स्ट्राइक करेगी और जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगी तो इसके बाद ये मुड़ जाएगी और ये आप देखें ये सीधी नहीं जा रही, ये रेदर थोड़ी टेढ़ी होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी है। तो जो ए ओ ये इंसिडेंट रे है और ये ए से जो आगे हमने एरो वाली डायरेक्शन में रे बताई ये रिफ्रैक्टेड रे है। और इस पॉइंट ओ के ऊपर यदि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इस बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया के ऊपर, तो ये एन ओ एन डैश ये नॉर्मल कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल जो है, दे आर ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन, दैट इज़ इन द प्लेन ऑफ द पेपर या फिर प्लेन ऑफ द स्क्रीन जो आप इस समय देख रहे हैं। तो ये इसका फर्स्ट लॉ कहलाता है। और सेकंड लॉ है जो कहता है कि रेशो ऑफ साइन फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लॉ दूसरा कहता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी एंड दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। और इसको हम स्नेल्स लॉ से भी जानते हैं। और आमतौर पे यदि ये मान लो ऊपर वाला मीडियम एयर है, नीचे वाला मीडियम कोई और है, मान लो पानी है, वाटर है, तो उस केस में ऊपर के केस में वेलोसिटी c होती है, निचले वाले मीडियम में वेलोसिटी v होती है। तो म्यू इज इक्वल टू c/v होता है। पर यदि एयर की जगह कोई और मीडियम ले लेंगे, जैसे ऊपर पानी ले लेते हैं, नीचे ग्लास ले लेते हैं, तो ये हो सकता है कि ऊपर v1 वेलोसिटी हो, नीचे v2 वेलोसिटी हो। तो उस केस में जो म्यू आता है वो v1/v2 आता है। तो इसलिए ये घबराने वाली बात नहीं है। कई बुक्स ने अलग अलग मीडियम ले लिए हैं, कई बुक्स ने एयर और वाटर लिया या एयर और ग्लास लिया है, तो हार्डली मैटर्स। तो हम इस ढंग से इसको समझ सकते हैं कि म्यू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन योर +2 क्लास, बट दिस इज अगेन ए रिविजन ऑफ दैट। तो अब हम इन लॉज को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, पर करना चाहते हैं हाइजेन वेव थ्योरी की मदद से।
हम देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हाइजेंस थ्योरी की मदद से हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए आप कंसिडर करो कि हमारे पास दो मीडिया हैं, एक रेडर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है, और जो रेडर मीडियम को डेंसर मीडियम से एक बाउंड्री सेपरेट कर रही है, ये मैंने एक्स वाई के टर्म्स में ये दिखाई है बाउंड्री। और सपोज करो कि मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है इस एक्स वाई बाउंड्री के ऊपर। आप सोचेंगे प्लेन वेव फ्रंट कैसे इंसिडेंट हुआ, तो उसके लिए आप कंसिडर कर लो कि हमारे पास एक पानी का जार है और पानी के जार के ऊपर हमने साइड में एक ट्यूब लगा दी हुई है। तो ट्यूब से जो लाइट उस पानी के जार तक पहुंचेगी, जो ट्यूब के वेव फ्रंट्स होंगे वो तो सिलेंड्रिकल होंगे, पर जब तक वो जार तक पहुंचेंगी तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स का छोटा सा हिस्सा वहां पहुंचेगा और वो प्लेन वेव फ्रंट के रूप में पहुंचेगा। और इसीलिए हमने ये टेढ़े करके, ये जैसे ये डार्क ब्लू लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये हमारे वेव फ्रंट्स हैं जो नीचे को आ रहे हैं। ये रेड लाइन जो है ये बता रही है कि इस दिशा में आ रहे हैं, यानी कि ये रे ऑफ लाइट है, पी डैश पी एट्सेट्रा, ये आगे रिफ्रैक्ट होके ये क्यू डैश की तरफ चलती है। और ये एस ए ये भी एक रे है, एस डैश बी सी ये भी एक रे है जो कि इंसिडेंट हुई है। और ये जो नीले वाले हैं ये ब्लू कलर्ड, ये हमारे वेव फ्रंट हैं। ये वेव फ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, और जब ये आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो वेव फ्रंट है वो ए पी बी जो मैंने यहाँ दिखाया है वो ए के ऊपर यहाँ स्ट्राइक करेगा। और जैसे ये इस बाउंड्री को, जो कि बाउंड्री सेपरेट कर रही है दो मीडिया को, रेडर मीडियम को डेंसर मीडियम से, यानी एक्स वाई जो हमारी बाउंड्री है ये सेपरेट कर रही है, इस मीडियम के सेपरेशन के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर ये आके स्ट्राइक करेगा। और जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा इट विल बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसने ये देखिए, हमने ये दिखाया इसका गोल सा बना के, नीचे से डार्क अपने ग्रे कलर में ये हमने सर्कल से बनाए हुए हैं। तो बेसिकली ये सफेरिकल है, सफेरिकल वेव फ्रंट्स पॉइंट सोर्स से पैदा होते हैं। तो ए विल बिकम ए पॉइंट सोर्स, और ये हाइजिन थ्योरी के मुताबिक, हाइजिन प्रिंसिपल के मुताबिक अपने वेव फ्रंट्स देने शुरू कर देगा। और ये वेव फ्रंट, ये छोटा सा एक सर्कल मैंने बना के बता दिया, ये देखिए यहाँ मेरा कर्सर नीचे घूम रहा है। अब उसके बाद ये वेव फ्रंट का कुछ अगले वाला हिस्सा यहाँ से ऐसे ए के ऊपर, स्मॉल ए के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेगा। जब स्मॉल ए के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये इसके वेवलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे यहाँ से, पर तब तक जो कैपिटल ए वाले वेवलेट्स थे वो बड़े हो गए। ये देखिए हमने एक नीचे वाला और सर्कल बना के बताया हुआ है, ये देखिए ये इसके वेवलेट्स और बड़े हो गए। अब उसके थोड़ी देर के बाद ये यहाँ से ये ए पी बी, मैं इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ, इस वेव फ्रंट के ऊपर से कोई पॉइंट, ये वाला जहाँ मैंने कर्सर रखा है वो वाला पॉइंट बी के ऊपर जाकर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा। तो बी ने अपने वेवलेट्स देने शुरू कर देने। ये देखिए ये वेवलेट छोटा सा दिखा दिया, पर तब तक जो ए, स्मॉल ए वाले पॉइंट से जो वेवलेट्स पैदा हुए वो बड़े हो चुके होंगे। ये हमने निचले वाला सर्कल नंबर 2 दिखा दिया, जबकि कैपिटल ए से ये हमने सर्कल नंबर 3, ये देखिए यहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है, वो दिखा दिया हमने। और उसके कुछ देर बाद कोई पॉइंट ए पी बी के ऊपर, कोई पॉइंट ये मान लो जहाँ मैंने कर्सर रखा उसके वहाँ से ये सी के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो सी वाला अपने वेवलेट्स देने शुरू कर देगा। सी वाले के वेवलेट्स अभी छोटे ही होंगे, जबकि ये बी वाले के वेवलेट्स बड़े हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही ए वाले के वेवलेट्स और ज़्यादा बड़े हो गए और कैपिटल ए वाले के वेवलेट्स और ज़्यादा बड़े हो गए। ऐसे चलते चलते सभी पॉइंट से आप ड्रा कर सकते हैं, और सबसे एंड में सी के ऊपर ये बी वाला जो पोर्शन है, यहाँ मैंने कर्सर रखा, बी वाले पोर्शन से सी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। पर तब तक डी के वेवलेट्स ये मैंने दिखा दिए, सी के वेवलेट्स ये निचले, सबसे निचले वाला, ये देखिए यहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है ग्रे कलर का,
सर्कल बनाया हुआ है। बी वाले से जो वेवलेट्स होंगे वो ये वाले होंगे, ये देखिए यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, और जो ए वाले से होंगे वो ये वाले होंगे, ये देखिए कर्सर चल रहा है, ये वेवलेट्स। और ए वाले से ये फाइनल वाला सबसे बड़े वाला जो वेवलेट है डी तक पहुंचा हुआ। अब आप देख रहे हैं कि जो हाइजन थ्योरी कहती है, हाइजन प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है कि जो न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट है दिस इज गिवन बाय फॉरवर्ड एनवेलप। फॉरवर्ड एनवेलप का मतलब जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उनको सभी को टच करने वाला सरफेस। अब आप देख रहे हैं सी से डी तक, ये जो सी से डी तक लाइन बनाई बेसिकली ये सरफेस है, क्योंकि हम प्लेन के ऊपर देख रहे हैं तब हमें लाइन नजर आ रही है। तो ये इसको भी टच कर रहा है, ये सर्कल को, ये इससे अगले वाले को भी टच कर रहा है, इसके ये अगले वाले को भी टच कर रहा है। आप देख रहे हैं ए वाले से जो ये वाला है इसको भी टच कर रहा है, और कैपिटल ए वाले के सर्कल वाले से भी टच कर रहा है। तो ये जो सी डी है, ये सी डी, ये हमारा फॉरवर्ड एनवेलप बन गया। और इस केस में ये जो सी डी बना, दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हमारा जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था, सॉरी इंसिडेंट वेव फ्रंट था, वो था ए बी, ये ए पी बी। और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना हाइजन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके, वो बना सी डी। और आप यहाँ भी इसको आप एस कोई और पॉइंट क्यों कह सकते हैं, यहाँ भी ये जहाँ पर ये टच कर रहा है। तो ये सभी सरफेस को जो टेंजेंशियली सरफेस टच करता है वो है हमारा फॉरवर्ड एनवेलप, और इसी करके ये हमारे पास बना रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। इसी की मदद से हम बता पाएंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे हम वेरीफाई करवाते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लेट एक्स वाई बी द प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया 1 and 2. Let c be the velocity of light in medium 1 and v is the velocity in the medium 2. The plane wavefront touches at point A at first and then goes on touching the points on x, y towards the point C. तो यही हमने बताया कि सबसे पहले यहाँ, फिर आगे 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 टच करता जाएगा और सबसे एंड में ये C को टच करेगा। तो यही मैंने बताया कि जैसे जैसे टच करता जाएगा वैसे वैसे नए वेवलेट्स पैदा होते जाएंगे। अब जो नए वेवलेट्स हैं नीचे को जाएंगे, क्योंकि अब जो हमारी लाइट है वो डेंसर मीडियम में जा सकती है, ठीक है। यदि आप यहाँ ब्लॉक्ड होती लाइट, यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस था पिछले केस में जब हम कर रहे थे, तो नीचे नहीं जाती थी, पर अब क्योंकि लाइट नीचे को जा सकती है इसलिए वेवलेट्स भी नीचे को ट्रैवल करेंगे, उनकी वेलोसिटी कम होगी। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बी से सी का डिस्टेंस हमने ज़्यादा दिखाया हुआ है और ए से डी का डिस्टेंस हमने कम दिखाया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू दैट इन रेयर मीडियम। तो इसीलिए जो बी से सी तक के टाइम में, बी से सी तक टाइम उतना ही लगा, डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुआ। ऐसे ही ए से डी तक टाइम उतना ही लगेगा पर डिस्टेंस कम कवर होगा। ये जो सर्कल है इसीलिए इसके कंपैरिजन में छोटा बनेगा। तो यही हम दूसरा हम यहाँ लिख रहे हैं कि एज सुन एज द वेव फ्रंट टचेस एट ए द पॉइंट ए बिकम्स ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। यही तो हम समझा के हटे आपको, सेंडिंग आउट द वेवलेट्स इनटू द मीडियम 2, निचले वाले मीडियम में। इन ए सिमिलर वे all other points on xy become the sources of secondary wavelets when the wavefront reaches at those points. So during the time the wavefront from B reaches the point C, the secondary wavelets from A must have spread over the hemisphere of radius AD equal to VT, क्योंकि AD is radius, VT, V is the velocity in the medium and t is time, टाइम तो उतना ही लगेगा। तो इन द सेकेंड मीडियम, यही आपको क्लैरिफाई किया अभी मैंने जो बोल के किया। फिर हमने कहा फाइनली द टेंजेंट प्लेन सी डी ड्रॉन फ्रॉम सी ओवर द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस वी टी गिव्स द न्यू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो यहाँ से यही कहा कि यहाँ बी से लेकर सी तक आप क्या करो, एक कंपस ले लो, कंपस से एक चाप लगाओ, आर्क बनाओ। अब
ये आर्क जो होगी ना वो हमें बताएगी कि इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। अब वी टी के बराबर के हिसाब से यहाँ पे आर्क लगाएंगे। क्यों? ये इतना हिस्सा सी टी के हिसाब से होगा, स्मॉल सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और ये ए डी इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो तभी हमने ये कहा कि दिस इज ऑफ रेडियस वी टी गिव्स द न्यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो इसीलिए हमारा वेव फ्रंट ये इधर को टेढ़ा बना, इधर को ज़्यादा टेढ़ा था, इधर को कम टेढ़ा था। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर ये सारी लिखी है और इसी की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने आगे द्वारा ये डायग्राम बनाई है इसको आसान करने के लिए। ये ऊपर मीडियम 1 है, एयर है हमारी, और ये नीचे मीडियम 2 है विच इज़ ग्लास, या वाटर भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा कि लेट एस ए, ये देखिए एस ए कॉमा बी सी, ये बी सी ये इंसिडेंट रेज हो गई, एंड ए डी एंड सी आर द रिफ्लेक्टेड, ये ए ये डी सी आर ये रिफ्लेक्टेड रेज। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर जो भी रेज होंगी वो इंसिडेंट रेज होंगी, और ये सी डी के जो परपेंडिकुलर रेज चलेंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी। तो इसीलिए सच दैट एंगल एस ए एन ये नॉर्मल है, एन ए एन डैश यहाँ पर नॉर्मल है, तो इट इज़ एंगल आई, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ऐसे ही यदि हम कहेंगे एन डैश ए डी, तो दिस विल बी आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यदि आप देखें सिंपल सिमेट्री है, आप यूज़ कर सकते हैं कि ये जो एंगल एस ए एन होगा ना, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल बी ए ओ या बी ए सी। अब करके देख सकते हैं क्योंकि ये बीच में कॉमन एंगल आ गया और ये 90 डिग्री होता है, तो आई प्लस ये कॉमन एंगल इज इक्वल टू आई प्लस कॉमन एंगल। तो ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई, इसलिए ये एंगल एस ए एन इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो ऐसे ही यदि नीचे देखेंगे, यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आर सी के साथ ये परपेंडिकुलर आर एंगल बनाता है, तो ये एंगल भी ये क्यू सी ओ या फिर डी सी ए एंगल जो होगा ये आर के बराबर होगा। तो यही हमने कहा कि इफ ओ इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ एक्स वाई, मान लो ओ कोई भी पॉइंट है, ये रे पी डैश पी ये ओ पे स्ट्राइक की और यहाँ ये टेढ़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा बदल गया ना, जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो सी क्यू डी ये बन गया हुआ है और ये टेढ़ा हो गया है, तो इसलिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी टेढ़ी हो गई हुई है। तो इसीलिए हमने कहा कि सच दैट पी ओ एंड ओ क्यू, पी ओ एंड ओ क्यू आर द इंसिडेंट रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज। मतलब पी ओ जो है हमारी इंसिडेंट रे है, ओ क्यू हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। सो अब आप सिंपल सी बात देखिए कि जितना टाइम लाइट को बी से सी तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम लाइट को ए से डी तक आने में लगेगा। क्यों? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी मीडियम में कम है और एयर में ज़्यादा है। और यदि हमारे पास ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट है और सी डी रिफ्रैक्टेड है, तो ये तभी बन सकता है जब पी से ओ और ओ से क्यू तक का टाइम भी उतना ही हो जितना बी से सी का टाइम है या फिर ए से डी का टाइम है। तो यही हमने कहा कि टोटल टाइम टेकन बाय द रे फ्रॉम पी टू क्यू, तो पी से ओ तक तो इसकी वेलोसिटी सी थी और ओ से क्यू तक इसकी वेलोसिटी वी थी, तो वेलोसिटी बदल गई। तो इसीलिए हम इसलिए कह सकते हैं टाइम कितना लगा, पी ओ ओवर सी प्लस ओ क्यू ओवर वी, क्योंकि डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी पहले हिस्से में सी वेलोसिटी है तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी यानी पी ओवर सी हो गया, और दूसरे हिस्से में वी वेलोसिटी है तो ओ क्यू ओवर वी हो गया। तो इसीलिए ये हमने ऐसे लिख दिया। पर आप यदि फिर वैसे ही जैसे हमने पिछले केस में किया था, ये ट्राइंगल्स देखें, आप यहाँ पर ट्राइंगल्स देख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई ट्राइंगल ए ओ पी। व्हाट इज साइन आई? साइन आई इज ओ पी अपॉन ए ओ। ठीक है, ओ पी
परपेंडिकुलर, क्योंकि ये यहाँ पर एंगल जो P के अकॉर्डिंग एंगल है ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है। तो ऐसे ही यदि ट्रायंगल देखूंगा OQC तो साइन आर आ जाएगा, साइन आर विल बी इक्वल टू OQ अपॉन OC। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पर पुट कर देनी है, ये वैल्यूज़। तो हमने यही किया कि PO की वैल्यू हमने पुट कर दी AO साइन I अपॉन C, और OQ की वैल्यू हमने पुट कर दी OC साइन R अपॉन V। या फिर हम इसको लिख सकते हैं AO साइन I अपॉन C प्लस जो OC है उसको आप लिख सकते हैं, ये देखिए पीछे OC को आप लिख सकते हैं AC माइनस AO। तो यही हमने किया, AC माइनस AO ओवर V इंटू साइन आर। तो ये हमने बता दिया यहाँ कि कैसे कैसे आया, इन ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू AO साइन I अपॉन C प्लस AC साइन R अपॉन V एंड माइनस AO साइन R अपॉन V। और इसमें आप देख सकते हैं AO कॉमन आ सकता है पहले और तीसरे फैक्टर में, तो हमने लिख दिया AO कॉमन साइन I अपॉन C माइनस साइन R अपॉन V प्लस AC साइन R अपॉन V। अब मैंने पहले ही कहा क्योंकि जो हमारे पास टाइम है वो तो कांस्टेंट आना चाहिए, चाहे P से O और O से Q तक पहुंचे लाइट, अब B से C तक पहुंचे या फिर A से D तक पहुंचे। अब P तो कहीं भी लिया जा सकता है, A से B के ऊपर तक P आप यहाँ ले लो, थोड़ा ऊपर ले लो, थोड़ा ऊपर ले लो, उसके हिसाब से O बदलेगा। पर यदि O बदलता है तो यहाँ पर तो टाइम बदल रहा है, आप देखें इसमें, इसके हिसाब से तो टाइम बदल रहा है, पर हम कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट है। और यदि टाइम कांस्टेंट है तो AO वाला हिस्सा बीच में आना नहीं चाहिए। तो AO वाला हिस्सा बीच में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब इसके साथ ये जो चीज़ मल्टीप्लाइड है ये 0 होनी चाहिए। तो यही हमने लिखा यहाँ आगे कि द पॉइंट O may lie anywhere depending on the position of the point P on the plane wave front. Since the time taken by the ray starting from P and reaching at Q should be constant, therefore the term AO sin I upon C minus sin R upon V must be absent from this expression. So that is sin I upon C minus sin R upon V must be equal to 0. या फिर sin R upon V को राइट हैंड साइड पे ले गए तो हमारे पास आ गया sin I upon C is equal to sin R upon V, which implies sin I upon R sin R it is equal to C upon V। पर C upon V तो कांस्टेंट होता है, that is mu, refractive index of medium with respect to air। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं sin I upon sin R it is equal to C upon V and this is equal to constant mu, where mu is refractive index of the medium। So this shows that sin I upon sin R is a constant which is Snell's law, और यही हम पहला सेकंड लॉ जो इसका था वो प्रूव करना चाहते थे। इसके साथ साथ यदि आप देखेंगे कि जो हमारी इंसिडेंट रे है SA, द रिफ्रैक्टेड रे AD एंड द नॉर्मल AN all lie in the same plane, that is plane of the paper या फिर plane of the screen। ये देखिए ये SA, ये AD, ये नॉर्मल NAN डैश, जरूरी नहीं है ये लेना, कोई भी ले लो आप रे, चाहे ये भी ले लेते तब भी ऐसे ही था। तो ये तो बताने के लिए हमने कहा कि ये इंसिडेंट रे SA, रिफ्रैक्टेड रे AD या एक्सटेंडेड टू R डैश and normal NAN dash, they are all lying in the plane, same plane जो हमारा plane है दिख रहा है आपको। तो therefore the laws of refraction are verified। तो हमने ये laws refraction के verify कर दिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एक तरीका है इसको प्रूव करने का। इसके अलावा जब हमने ये प्रूव किया ना टाइम लेके, इसके अलावा भी एक तरीका है प्रूव करने का इसी चीज़ को, और वो प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो वो भी मेरे पास एक लेक्चर है जो इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप वो वाला तरीका भी अडॉप्ट करना चाहते हैं वो भी सेम है, पर समझने की बात है, यहाँ मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है कि कैसे कैसे हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और हमारे वेवलेट्स कैसे बनते हैं।
that has properly been explained. I'll also be sharing one more lecture from some other person, and you can take the help of that. He is also explaining it quite well. तो मुझे लगता है कि आप उसको भी अंडरस्टैंड करके देखो. यदि वो वाला मेथड आपको अच्छा लगता है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये वाला अच्छा लगता है तो ये वाला आप फॉलो कर सकते हैं. तो with this was a small unit just of 3 lectures. With this chapter is also finished, that is wave optics is also finished, and in time to come we'll be proceeding towards the new topic, and that is interference. Thank you.